प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। जैसा कि मैंने कल की कक्षा के में बताया था कि प्लेटो को हम पूर्ण कर चुके हैं और अब हम नए विचारक के साथ अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तो आज का जो हमारा नया विचारक है वह है अरस्तु, और अरस्तु के राज्य सिद्धांत को आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अरस्तु ने अपने राज्य सिद्धांत की अवधारणा को दिया है। उससे पूर्व आप लोगों को सूचित करना है कि जिस पुस्तक से अध्यापन कराया जाता है उनमें काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, किंतु एक पुस्तक पाश्चात्य राजनीति विचारक जो कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के सिलेबस को बीए तृतीय सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको ही ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो डॉक्टर सुबोध सिंह की ये पुस्तक है और मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो इस पुस्तक को ले सकते हैं और इस पुस्तक से अपना जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो हमारा टॉपिक है उसको प्रारंभ करते हैं। तो अरस्तु के संदर्भ में थोड़ा सा जीवन परिचय को पहले देख लेते हैं कि जो अरस्तु का जन्म है वह यूनान में स्टेगिरा शहर के थ्रेसियन नगर में हुआ था। थ्रेसियन नगर में हुआ था और जो अरस्तु है आप जानते हैं कि वो प्लेटो के एक महानतम शिष्य रहे हैं और प्लेटो से ही प्रभावित होकर 17 वर्ष की आयु में वे एथेंस आ गए थे और प्लेटो की अकादमी में उन्होंने प्रवेश ले लिया था। और कहीं लोग यह भी कहते हैं कि जब वो अपने शिष्य सिकंदर को पढ़ाने के लिए एथेंस आए थे उस दौरान उनकी मुलाकात किससे, प्लेटो से हुई थी। और जो भी हो किंतु वो प्लेटो के शिष्य थे और वहाँ पर लगभग उन्होंने 20 वर्ष तक प्लेटो के साथ साथ चिंतन किया, अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु ने एथेंस व अकादमी को छोड़ दिया था और विदेश भ्रमण पर निकल गए थे। और कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि क्योंकि अरस्तु को वहाँ वो सम्मान प्राप्त नहीं रहा प्लेटो के जाने के पश्चात जिस सम्मान के वो हकदार थे, इसलिए भी उन्होंने प्लेटो की अकादमी को छोड़ दिया था और अपनी नई लीसियम अकेडमी का निर्माण किया था। और लगभग 13 वर्ष तक उन्होंने उसके पश्चात ग्रीस तथा उसके समीपवर्ती विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया और वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया और लास्ट में 322 ईस्वी पूर्व में उनका निधन हो गया था। और जैसा सम्मान अरस्तु को प्राप्त हुआ है पाश्चात्य जगत में, वैसा सम्मान किसी भी अन्य विचारक को, पाश्चात्य विचारक को नहीं मिला है। और यह भी माना जाता है कि जो राजनीति विज्ञान के, आप भी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु ही कहा जाते हैं और राजनीति का जो वास्तविक चिंतन, व्यवहारिक चिंतन का जो प्रारंभ किया था वो अरस्तु ने ही किया था। भले ही अरस्तु से पूर्व प्लेटो भी राजनीति पर काफ़ी चिंतन किया था, पर उनका जो चिंतन था प्लेटो का वह काल्पनिक अधिक था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो व्यवहारिक चिंतन का प्रारंभ किया था राजनीति शास्त्र में पाश्चात्य जगत में, वह प्लेटो ने ही किया था। भले ही इसे कई पुस्तकों में आपको वैश्विक स्तर पर राजनीतिक चिंतन के जो प्रारंभ है वो प्लेटो से माना जाता है, किंतु जो कौटिल्य की कृति थी उसका सही समय पर उसकी पांडुलिपियां प्राप्त नहीं होने के कारण कौटिल्य जो कि समसामयिक थे प्लेटो अरस्तु के, उनको इतनी ख्याति प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उनकी जो पांडुलिपियां थी वो काफ़ी देर से, लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वो प्राप्त हुई थी, 1904 के आसपास प्राप्त हुई थी। तो जब यह प्राप्त हुई उसके पश्चात अरस्तु को भी काफ़ी सम्मान दिया जाता है। और जो कौटिल्य है जिनको चाणक्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त के गुरु थे, उनको भारतीय चिंतन में जो स्थान प्राप्त है वही स्थान कहीं ना कहीं जो है अरस्तु को पाश्चात्य चिंतन में प्राप्त है। कई किताबों में आपको यह मिलेगा कि कौटिल्य को वह स्थान प्राप्त है जो अरस्तु को प्राप्त है, किंतु कहीं ना कहीं दोनों समसामयिक थे। तो दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं। और क्योंकि हम जो है
भारतीय चिंतन पर भारतीय हैं या भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं हमको कौटिल्य को ऊपर रखना चाहिए, जबकि कहीं की पुस्तकों में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यह एक कहीं ना कहीं गलत धारणा मुझे व्यतीत होती है। इसलिए ही मैंने कहा कि कौटिल्य को जो स्थान भारतीय चिंतन में प्राप्त है वही स्थान अरस्तु को पाश्चात्य चिंतन में प्राप्त है। तो उसके पश्चात अब हम देखते हैं कि कुछ कृतियां हैं जिनका कि अरस्तु ने रचनाएं की हैं। मुख्य भले ही इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, किंतु जो इनकी उपलब्ध और मुख्य रचनाएं हैं वो हैं पॉलिटिक्स, एथेनियन, कॉन्स्टिट्यूशन और इथिक्स। 4 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और जो अरस्तु की विचारधाराएं हैं, जो अरस्तु के मैक्सिमम विचारों को लिया जाता है, वो उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स से ही लिया जाता है। और जो इनकी अध्ययन पद्धति है, अरस्तु की अध्ययन पद्धति की बात करें तो क्योंकि प्लेटो के शिष्य थे और उनकी अकादमी में काफ़ी वर्षों तक रहे थे, इसलिए उनका काफ़ी अधिक प्रभाव अरस्तु पर प्लेटो का देखने को मिलता है। और जो अरस्तु की विचारधारा तथा शैली है उस पर काफ़ी अधिक प्रभाव हमको प्लेटो का देखने को मिलता है। किंतु कहीं ना कहीं जो अरस्तु थे और जो प्लेटो थे उनके काफ़ी अधिक प्रभाव देखने के बावजूद भी उनके विचारों में हमको काफ़ी भिन्नता भी देखने को मिलती है। प्लेटो के जो सबसे बड़े आलोचक हुए हैं वो अरस्तु ही हुए हैं। अरस्तु ने प्लेटो की कई विचारों की बहुत अधिक आलोचना की है, या आलोचना का कारण यह भी हो सकता है कि प्लेटो ने जो अपने विचार दिए थे वह कहीं ना कहीं काल्पनिक अधिक नजर आते थे। उनको व्यावहारिक धरातल पर उतारने का कार्य अरस्तु ने किया था, इसलिए कहीं ना कहीं वो भिन्नता हमको उनके विचारों में देखने को मिलती है। किंतु अगर हम गहन अध्ययन से पाएं तो हम यह देखते हैं कि अरस्तु के विचार प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर ही अरस्तु ने प्लेटो से कुछ अधिक विचार दिए और उनको व्यावहारिक धरातल पर उतारने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों ही बातों को कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्रभाव प्लेटो का अरस्तु पर था, और यह भी कह सकते हैं कि दोनों के विचारों में बहुत अधिक भिन्नता हमको देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटो कल्पना जगत में विचरण करता था, यानी कि कल्पनाशील विचार उनके अधिक थे, जबकि जो अरस्तु है वह विश्लेषणात्मक विचारक है और उनकी अध्ययन पद्धति जो है वो व्यावहारिक अधिक है। और जहां प्लेटो की शैली निगमनात्मक थी वहीं अरस्तु की आगमनात्मक शैली है। तो निगमनात्मक शैली जहां हम बहुत सारे कथनों को पहले रखते हैं उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जबकि जो आगमनात्मक शैली है वो पहले निष्कर्ष देती है और उसके पश्चात उस पर विचार करती है। तो प्लेटो की शैली जहां निगमात्मक थी वहीं अरस्तु की शैली आगमनात्मक है। इन्हें इंग्लिश में डिडक्टिव और इनडिडक्टिव मेथड कहा जाता है। तो शैली को समझने के पश्चात अब हम प्लेटो के आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेटो का राज्य सिद्धांत उस पर आते हैं और प्लेटो के राज्य सिद्धांत को देखने की कोशिश करते हैं। अरस्तु के राज्य सिद्धांत को देखने की कोशिश करते हैं। राज्य का सबसे पहले अर्थ क्या है अरस्तु की नज़र में? तो जो अरस्तु ने अपना राज्य सिद्धांत दिया है वो पॉलिटिक्स जो उनकी पुस्तक है उसकी प्रथम पुस्तक के द्वितीय अध्याय में उन्होंने अपने इस विचार को दिया है। पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक के द्वितीय अध्याय में उन्होंने अपने इस विचार को दिया है और राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना है जिसका जन्म नहीं बल्कि विकास हुआ है। जो यूनान में सोफिस्ट विचारक थे कहीं ना कहीं वो राज्य को उत्पत्ति का सिद्धांत जन्म मानते थे कि राज्य कहीं ना कहीं निर्मित है, जबकि जो अरस्तु हैं उन्होंने उस सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने माना कि राज्य का निर्मित नहीं है, राज्य का विकास हुआ है और वह एक स्वाभाविक संस्था है। परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य का निर्माण एक लंबे विकास के चरण के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य की परिभाषा के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यह एक संघ है, सबसे प्रधान और संप्रभु संघ, तथा इसकी परिधि में अन्य सभी संगठन होते हैं। अन्य सभी संगठनों से कहने का तात्पर्य है ग्राम,
परिवार, ये सारे कबीले, ये सभी इसके भीतर समाहित होते हैं। राज्य बड़ा संघ है और सबसे प्रधान संघ इसे कह सकते हैं, और यह संप्रभु भी होता है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती, अपने आप में ये सर्वोच्च शक्ति होती है। या फिर राज्य की परिभाषा के संदर्भ में चलिए पहले राज्य के उद्गम को समझ लेते हैं कि आखिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके पश्चात हम राज्य की परिभाषा को समझने में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अरस्तु जो है वह राज्य की उत्पत्ति एक विकास के चरण के रूप में मानता है कि राज्य स्वतः ही विकसित होता गया और राज्य की निर्मित नहीं किया गया है। राज्य को, राज्य विकास के स्वरूप क्या है, उत्पन्न हुआ है। तो उसके लिए अरस्तु बोलते हैं कि पहले स्त्री और पुरुष दो अलग अलग, पहले व्यक्ति है, व्यक्ति स्त्री और पुरुष को मिलाने से परिवार बनता है। परिवार सिर्फ दो लोगों को, स्त्री और पुरुष को मिलाने से परिवार बनता है। तो यानी कि सबसे छोटी जो संस्था है वो क्या है, परिवार है। उसके बाद एक परिवार में जब दासों को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, परिवार में दास क्योंकि परिवार की सेवा करते हैं, तो जब दासों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उससे जो स्थिति आती है वो संपूर्ण परिवार की स्थिति आती है। क्योंकि अरस्तु जो थे वह दास प्रथा के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने दासों को भी परिवार का हिस्सा माना है। और क्योंकि परिवार को अपने कार्यों को करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और वह समय उन्हें पर्याप्त समय तभी मिल सकता है जबकि उनके पास अपने अन्य घर के कार्य निपटाने के लिए दास हों, ऐसा अरस्तु का मानना था। तो इसलिए उन्होंने दासों को भी परिवार में माना है और उस परिवार की स्थिति को संपूर्ण परिवार माना है। इसमें स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है वहाँ स्त्री पुरुष और बाल बच्चे भी आएंगे। स्त्री पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष प्लस उनके जो बाल बच्चे हैं वो भी परिवार में आएंगे। उसके पश्चात दासों के मिलने से संपूर्ण परिवार बना। संपूर्ण परिवार और संपूर्ण परिवार स्क्वायर लिखा है मैंने, यानी कि बहुत सारे संपूर्ण परिवारों प्लस बहुत सारे संपूर्ण परिवारों को मिलने से इसे संपूर्ण परिवार स्क्वायर हो जाएगा कि बहुत सारे संपूर्ण परिवारों को मिलाने से क्या है, ग्राम की उत्पत्ति होती है। यानी कि एक परिवार है उसके पास कुछ दास हैं, ऐसे ही दूसरा परिवार है उसके पास भी कुछ दास हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवारों को मिलाने से क्या है, ग्राम की उत्पत्ति होती है और ग्राम नामक संस्था हमारे पास आती है। फिर अरस्तु कहते हैं कि बहुत सारे ग्रामों को, यानी कि ग्राम स्क्वायर आ जाएगा, ग्राम स्क्वायर प्लस ग्राम स्क्वायर नहीं होगा, या ग्राम प्लस ग्राम बोल सकते हैं, या ग्राम स्क्वायर। ग्राम यानी कि विलेज, बहुत सारे विलेजों को मिलाने के बाद जो हमारे पास संस्था निकल कर आती है वह संस्था होती है राज्य। और राज्य का तात्पर्य अरस्तु ने नगर राज्य का है। उस तत्कालीन समय में बहुत छोटे छोटे राज्य होते थे, आप भारत के संदर्भ में भी ले सकते हैं। आज तो जनसंख्या विस्फोट के कारण विकराल स्थिति है, किंतु तत्कालीन आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जनसंख्या काफ़ी कम होती थी। इसलिए ही जो प्लेटो है उन्होंने राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है, सॉरी 5,040 प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या बताई थी। और अरस्तु जो है उन्होंने राज्य की जनसंख्या के संदर्भ में यह कहा था कि वह न कम होनी चाहिए न अधिक होनी चाहिए, किंतु तत्कालीन समय में राज्य न होकर नगर राज्य की बात की गई थी। तो सही शब्दों में कहें तो नगर राज्य क्या है, अंतिम स्टेज है और इससे ऊपर कोई स्टेज नहीं होगी, ऐसा अरस्तु का मानना था। और राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने अपने विकासवादी सिद्धांत की कल्पना की थी। तो मेरा ख्याल है इतने बातों को समझने के पश्चात आप अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझ चुके होंगे। अब निष्कर्ष रूप में अरस्तु के राज्य सिद्धांत की जो परिभाषा निकलती है वह यह है कि राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो ये परिवार, संपूर्ण परिवार, ग्राम और जो राज्य है, इनकी उत्पत्ति किस कारण होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण होती है। क्योंकि परिवार अपने समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, उसे समय की चाहिए, उसे अन्य कार्यों को करने के लिए दासों की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी कि आवश्यकता के कारण ही क्या है, दास परिवार में सम्मिलित होते हैं और उससे संपूर्ण परिवार बनता है। संपूर्ण परिवार भी अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, यानी कि कुछ अन्य ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिस कारण उन्हें ग्राम नामक संस्था के रूप में
संगठित होना होता है, और ग्राम में भी अपनी सारी आवश्यकताएं, जैसे कि सुरक्षा की आवश्यकता है, मेनली सुरक्षा की आवश्यकता है, वह सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही राज्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा अरस्तु का मानना है। इसके पश्चात अरस्तु के राज्य सिद्धांत को समझने के पश्चात अब हम अरस्तु के राज्य सिद्धांत की कुछ विशेषताएं निकालते हैं। जैसे कि पहला है, राज्य एक प्राकृतिक संगठन का रूप है, और इसके भीतर राज्य परिवार से विकसित होता है। उद्गम का उद्देश्य मनुष्य की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास का लक्ष्य राज्य की प्राप्ति। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि राज्य एक क्या है, प्राकृतिक संगठन का रूप है, यानी कि राज्य प्रकृति से स्वतः ही क्या है, उत्पन्न हुआ है। राज्य को किसी व्यक्ति विशेष या किसी, जैसा कि राज्य की उत्पत्ति के जो दैवीय सिद्धांत के समर्थक हैं वह यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति क्या की है, किसी देव ने की है, और देवों ने राजा को क्या है, प्रतिनिधि के रूप में राज्य के प्रतिनिधि के राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। क्या वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किसने की है, देवताओं ने की है। वैसे ही राज्य की उत्पत्ति का जो समझौतावादी सिद्धांत है वो यह मानता है कि आपस में समझौते के द्वारा ही क्या है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं अरस्तु का जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो विकासवादी होने के साथ साथ समझौतावादी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि आपस में समझौते के माध्यम से ही क्या है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। जब संपूर्ण राज्यों ने संपूर्ण जो परिवार हैं उन्होंने समझौता किया, उसके पश्चात ग्राम बना, ग्रामों ने समझौता किया, और क्या है, राज्य की उत्पत्ति हुई। इस रूप में भी हम देख सकते हैं। किंतु अरस्तु के अगर प्रश्न आपके पास आता है कि अरस्तु की राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है, तो आप विकासवादी सिद्धांत ही लिखेंगे। समझौतावादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो हमारे हॉब्स, लॉक और रूसो रहे हैं। राज्य परिवार से विकसित होता है। तो आपने देखा कि राज्य परिवार से कैसे विकसित हुआ, परिवार से संपूर्ण परिवार, संपूर्ण परिवार से ग्राम, और ग्राम से राज्य। तो इसको मुझे नहीं लगता कि आप समझाने की आवश्यकता है। उद्गम का उद्देश्य मनुष्य की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति। जैसा कि मैंने बताया कि परिवार नामक संस्था पे मनुष्य अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने दासों को रखा और उससे संपूर्ण परिवार बना। उसके पश्चात वहां भी उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, तो इसलिए उसने ग्राम नामक संस्था को निर्मित किया, और वहां जब अपनी आवश्यकताएं, जो मुख्य रूप से सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति उसकी ग्राम में भी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए उसने राज्य का निर्माण किया। तो उद्गम का उद्देश्य है कहीं ना कहीं अपनी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। उसके पश्चात जो विकास का लक्ष्य है वह है, विकास का लक्ष्य राज्य की प्राप्ति, यानी कि राज्य प्राप्त करने के पश्चात क्या है, व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास करना ही क्या है, राज्य की उत्पत्ति। राज्य को निर्माण करने का उद्देश्य ही है कि व्यक्ति के समस्त प्रकार के विकास को किया जा सके। मानसिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, बौद्धिक है, सब प्रकार का विकास व्यक्ति का किया जा सके, उसलिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। और अरस्तु का यह भी मानना है कि दासों का विकास किस प्रकार होगा, क्योंकि दास जो है उनके भीतर बुद्धि विवेक नहीं होता है, इसलिए वह अपने स्वामियों के साथ रहकर, क्योंकि स्वामियों के पास बुद्धि विवेक है, तो स्वामियों के पास रहकर दास क्या है, अपने बुद्धि विवेक का विकास करता है। जबकि जो स्वामी है उनके पास बुद्धि विवेक है, इसलिए वो दासों की क्या है, दासों से कार्य कराकर उनकी बुद्धि विवेक को बढ़ाने में क्या है, मदद करते हैं। तो दास स्वामी के लिए सहायक है और स्वामी दास के लिए सहायक है, क्योंकि स्वामी के पास अपने अन्य कार्यों को, भोजन है, अन्य आवश्यकताएं जो है उसकी पूर्ति का समय नहीं है, तो उसमें दास उनकी मदद करते हैं। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो राज्य की प्राप्ति के माध्यम से क्या है, अपने संपूर्ण जो विकास हो सकता है उसको प्राप्त करना राज्य का उद्देश्य मानता है अरस्तु। उसके पश्चात जो दूसरी विशेषता है वो है, राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। अरस्तु ने राज्य के बाद, कहीं ना कहीं यह उसकी आलोचना भी है कि राज्य के बाद आज हम राष्ट्र के बाद अंतरराष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय की बात भी हम करते हैं, कि राष्ट्र के बाद अंतरराष्ट्रीय, यानी कि संपूर्ण विश्व को हम ग्राम मानने की बात करते हैं। किंतु अरस्तु जो था उसने राज्य को ही क्या है, विकास का अंतिम लक्ष्य माना, वो भी नगर राज्य को, और उसके पश्चात उसने उसके विकास को अवरुद्ध माना। और परिवार से प्रारंभ होकर परिवार, संपूर्ण परिवार, ग्राम और
राज्य पर जाकर उसने विकास को समाप्त माना और कहा कि इसके पश्चात राज्य का, नगर राज्यों का विकास नहीं होगा, और उनको ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन कहीं ना कहीं अरस्तु ने माना है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। उसके पश्चात जो तीसरी विशेषता है वह है राज्य व्यक्ति से प्रथम है। यह अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी है, क्योंकि जब परिवार पहले है, उसके पश्चात संपूर्ण परिवार है, उसके पश्चात ग्राम है और उसके पश्चात आपका राज्य की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ अरस्तु कैसे राज्य को व्यक्ति से प्रथम मान सकता है? अपने आप में विरोधाभासी शब्द लगता है, किंतु आपको इस रूप में समझना होगा कि अरस्तु आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार राज्य को व्यक्ति से पहले मानता है, अर्थात राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में। इसका कहने का अर्थ है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति क्या है? साधन है। यह उसका कहने का अर्थ है कि राज्य क्या है? साध्य है और व्यक्ति साधन है। व्यक्तियों से क्या है? राज्य की उत्पत्ति भले हुई है, किंतु राज्य के बिना व्यक्ति अपना क्या है? संपूर्ण विकास राज्य के बिना व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इस रूप में अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से प्रथम माना है या पहले माना है, क्योंकि राज्य अगर व्यक्ति रहेंगे तो व्यक्ति क्या है? एक यूं बोल सकते हैं कि आदि मानवीय अवस्था में रहेंगे, आदि मानव की अवस्था में रहेंगे और अपना विकास नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो राज्य के भीतर संगठित नहीं हो जाते हैं। और राज्य के भीतर संगठित होने के पश्चात ही वो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ही अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है। चौथी विशेषता जो है वह है नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है। तो इसको भी मैं पहले ही समझा चुका हूं कि नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है। आत्मनिर्भर राज्य, और अरस्तु का जो नगर राज्य है वह यह मानता है अरस्तु कि नगर राज्य की उत्पत्ति के पश्चात वह जो नगर राज्य होगा वो आत्मनिर्भर होगा। उसे किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य किसी प्रकार के नगरों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। नगर राज्य के भीतर अपनी सुरक्षा से लेकर, अपने आर्थिक विकास से लेकर, सामाजिक नैतिक जो भी विकास है वो राज्य के भीतर हो जाएगा। उसका जो सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सारा का सारा नगर राज्य के भीतर हो जाएगा। अरस्तु का ऐसा मानना है। और जो नगर राज्य होंगे वो क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो ये उसकी अगली विशेषता है। उसके पश्चात अंतिम जो विशेषता है वह है बहुमत पर आधारित एकताबद्ध राज्य, यानी कि जो राज्य होगा उसका जो संचालन होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, और भले ही उसका संचालन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए, किंतु बहुमत के आधार पर, बहुमत जो कहेगा वही क्या है? बहुमत जो कहेगा उसी कार्य को राज्य के भीतर किया जाएगा, उसी प्रकार कार्य को आगे संचालित किया जाएगा, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो राज्य सिद्धांत की विशेषताओं को हमने समझा। उसके पश्चात अब हम अरस्तु के आदर्श राज्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अरस्तु के आदर्श राज्य को भी हम देखेंगे और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तु के आदर्श राज्य, अरस्तु के आदर्श राज्य के जो निर्माणक तत्व हैं, यानी कि किन किन तत्वों से मिलकर अरस्तु का आदर्श राज्य का निर्माण होता है। उसके पश्चात आदर्श राज्य की आलोचनाएं या राज्य की आलोचनाएं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार, और आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः अनुरोध है कि जो वीडियो है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनको जो छात्र हैं उनको इस लॉकडाउन के अवसर पर क्या है, अपनी जो शिक्षा है उससे वंचित ना होना पड़े और उनका पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।